नमस्कार, मैं हूं सुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। नगर परिषद का बड़ा फैसला, नगरीय विकास कर नहीं बना तो संपत्ति होगी कुर्क। अब तक वसूला 39 लाख रुपए नगरीय विकास कर। रुपए नहीं दिए तो चयनित खिलाड़ियों को किया टीम से बाहर। खिलाड़ियों ने जिला खो खो संघ सचिव पर लगाए आरोप। वंचित वर्ग अधिकार यात्रा पहुंची हनुमानगढ़, आरक्षण का लाभ दिलवाने की मांग। निराश्रित गोवंश की भरमार, चपेट में आकर कई हो चुके चोटिल। नगर परिषद प्रशासन नहीं कर रहा सुनवाई, नाराज वार्ड वासियों ने की नारेबाजी। अब खबरें विस्तार से। नगर परिषद की ओर से नगरीय विकास कर की वसूली के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अब तक नगर परिषद की टीम करीब 39 लाख रुपए का नगरीय विकास कर वसूल चुकी है। शुक्रवार को टीम ने जंक्शन के वाल्मीकि चौक के नजदीक स्थित दुकानों पर जाकर बकायादारों से नगरीय विकास कर की वसूली की कार्रवाई की। नगर परिषद उप कार्यालय प्रभारी गंगाराम ने बताया कि नगर परिषद की टीम की ओर से आयुक्त के आदेशानुसार बकाया नगरीय विकास कर की वसूली की जा रही है। बकायादारों की संपत्ति कुर्की के आदेश आयुक्त की ओर से जारी किए गए हैं। पूर्व में बकायादारों को नगरीय विकास कर जमा करवाने के लिए 7-7 दिन का नोटिस दिया गया था। इसके बावजूद कई बकायादारों ने नगरीय विकास कर जमा नहीं करवाया। उनके प्रतिष्ठान पर जाकर नगर परिषद की गठित टीम कार्रवाई कर रही है। अब तक करीब 39 लाख रुपए वसूल किए जा चुके हैं। यह अभियान 31 मार्च 2025 तक चलेगा। इसमें ब्याज की छूट दी जा रही है। जमा नहीं करवाने पर उन्होंने बकायादारों से अपील की कि वे राजस्थान सरकार की ओर से मार्च में ब्याज में दी जा रही छूट का लाभ उठाते हुए जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपना अपना नगरीय विकास कर समय पर जमा करवाएं। टीम ने एलडीसी जगजीत सिंह सहित अन्य कर्मचारी शामिल हैं। नगर परिषद ने नगरीय विकास कर की वसूली के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। परिषद ने बकायादारों को राहत देते हुए कर जमा करवाने पर ब्याज में 100% छूट की घोषणा की है। नगर परिषद आयुक्त सुरेंद्र यादव के अनुसार राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 107(4) के तहत यह विशेष छूट दी जा रही है। आवासीय और व्यावसायिक भवनों पर एक मुश्त गृह कर जमा करवाने पर मूल राशि में 50% और शस्ती में 100% छूट। 2023-24 तक का एक मुश्त नगरीय विकास कर जमा करने पर ब्याज और शस्ती में पूर्ण छूट। 2011-12 से पहले के बकाया में मूल राशि पर 50% और शस्ती में 100% छूट। नगर परिषद ने वसूली के लिए विशेष टीम का गठन किया है, जो बकायादारों के प्रतिष्ठानों पर जाकर कर जमा करवाने का आग्रह करेगी। आयुक्त ने चेतावनी दी कि अगर 31 मार्च तक जमा नहीं करवाए वालों की संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी, उनसे बकाया राशि की वसूली की जाएगी। यह कदम शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा ये है। नगर परिषद की टीम है हम, और ये नगरीय विकास कर की वसूली कर रहे हैं हम। आयुक्त नगर परिषद हनुमानगढ़ के आदेशानुसार टीम गठित की गई है, जिनके बकाया राशि है और उनके कमिश्नर हनुमानगढ़ द्वारा संपत्ति कुर्की के आदेश जारी किए गए हैं। पूर्व में इनको 7-7 दिवस का नोटिस दिया गया है जमा कराने के लिए, और इन्होंने कराया नहीं है। कई लोगों ने आके ऑफिस में जमा करवा दिया। जिन्होंने नहीं कराया उस पर दुकान पर जाके मौके पर जाके नगर परिषद गठित कमिश्नर द्वारा गठित टीम कार्रवाई कर रही है। की तरफ से सभी को, हनुमानगढ़ जनता को ये अपील करूंगा भी जो सरकार द्वारा छूट का लाभ दिया गया मार्च में, अपना अपना जिम्मेवारी के साथ एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपना अपना नगरीय विकास कर समय पर जमा कराएं। खो खो खेल से जुड़े कुछ खिलाड़ी शुक्रवार को जिला कलेक्टर के पास पहुंचे। उन्होंने जिला खो खो संघ सचिव पर चहेतों को टीम में शामिल करने और रुपए नहीं देने पर चयनित खिलाड़ियों का चयन रद्द करने के आरोप लगाए। खिलाड़ियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवा कार्रवाई की मांग की। खिलाड़ियों ने आरोप लगाया कि जिला खो खो संघ सचिव अनिल गोदारा की ओर से रुपए लेकर उनके चहेते खिलाड़ियों का एक तरफा चयन कर प्रतिभावान खिलाड़ियों के साथ भेदभाव किया गया। इसी टीम को राज्य स्तर पर खेलने के लिए ले जाया गया। इससे चयनित से वंचित रहे प्रतिभावान खिलाड़ियों को मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। खिलाड़ियों ने बताया कि वंचित खिलाड़ियों ने ट्रायल के दौरान अपनी खेल प्रतिभा का परिचय दिया था और उनका प्रतिभा के आधार पर चयन भी हुआ, लेकिन दुख इस बात का है कि उनकी प्रतिभा को दरकिनार करते हुए सचिव ने रुपयों के प्रलोभन में उनका चयन रद्द कर दिया। इस कारण सचिव की ओर से टीम में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से रुपयों की मांग करना है। कुछ खिलाड़ियों ने रुपए देने से मना किया तो उनका चयन रद्द कर दिया गया। चयन रद्द किए गए खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी, जिसको सचिव अनिल गोदारा ने अपने लेटर पैड पर चयन करने की लिखित बात और उस खिलाड़ी को जिस कॉलेज में वह पढ़ाई कर रहा है वहां से कॉलेज प्राचार्य से अवकाश देने की भी बात लिखी है। खिलाड़ियों के अनुसार उन्होंने टीम रवानगी से पहले जिला प्रशासन को लिखित में शिकायत कर निष्पक्ष जांच की मांग की थी, लेकिन अभी तक जिला खो खो संघ के खिलाफ किसी प्रकार की जांच नहीं की गई।
इसके कारण सचिव अपनी मनमानी से कूटनीतिक तरीके से खो खो टीम का चयन कर राज्य स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए अजमेर ले गए। खिलाड़ियों ने इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवा जिला खो खो संघ सचिव अनिल गोदारा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। वहीं इस मामले को लेकर जिला खो खो संघ के सचिव अनिल गोदारा ने खुद पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर के आदेशों पर मामले की निष्पक्ष जांच के लिए जिला खेल अधिकारी को कहा गया है। हमारा 16 तारीख को बोड़ावाड़ी में ट्रायल हुआ था, उसमें हम चयनित हो गए थे, लेकिन हमें पैसों के लिए निकाल दिया गया। हमसे 3000 रुपये की मांग की गई। हमने उनको बोला कि हम किट के रुपये दे देंगे और किराए के हम खुद भुगत लेंगे और मैच फीस हम दे देंगे, लेकिन फिर भी वो नहीं माने और हमारा चयन ही रद्द कर दिया पैसों के लिए कि अगर पैसे है तो खेल लो, नहीं तो बाहर हो जाओ। और हमने फिर कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी सौंपा इसके लिए और जिला खेल अधिकारी को भी सौंपा ज्ञापन, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। और जिला खेल अधिकारी ने टीम को रवाना कर दिया 20 तारीख को साइन करके, और इससे पहले हम उनको अवगत करवा चुके थे इसके बारे में। सर, इनका कहना है कि हमसे संघ वालों ने पैसे मांगे गए, 3000 रुपये की बात आई है। सर, वो जो सेक्रेटरी है जिला संघ के, उनका कहना ये है कि किट के पैसे, आने जाने का किराया, वहाँ पे एंट्री फीस और खाने के पैसे हैं, वो सारे इकट्ठे होते हैं और उसमें जो पैसा बचता है वो खिलाड़ियों को बाद में वापस भी दिया जाता है। अब उनको खेलने के लिए भी नहीं लेगी ऐसा क्या? सर, इनका लिस्ट में नाम है, जो कि कल शाम को फाइनल वो जो सेक्रेटरी है वो मेरे से साइन करवा गए हैं। इन सभी भी बच्चों का लिस्ट में नाम है जी। क्या आप ये खेलेंगे या नहीं? बिल्कुल सर, मेरी अभी ऊपर बात हुई है, जो स्टेट के सेक्रेटरी साहब है उनसे बात हुई है। उन्होंने यही कहा है कि आप इन बच्चों को तुरंत रवाना कर दें, मैच चल रहे हैं और तुरंत रवाना कर दें। वंचित वर्ग आरक्षण उपवर्गीकरण संघर्ष समिति राजस्थान की ओर से निकाली जा रही वंचित वर्ग अधिकार यात्रा शुक्रवार को हनुमानगढ़ पहुंची। यात्रा की अगुवाई कर रहे संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष विकास नरवार का जंक्शन के वार्ड 9 सेक्टर 12 में अर्जुन विमल के नेतृत्व में माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की उपवर्गीकरण के न्यायालय के निर्णय अनुसार नॉन क्रीमिलियर जातियों का वर्गीकरण कर उन्हें तत्काल आरक्षण का लाभ दिलवाने की मांग को लेकर निकाली जा रही वंचित वर्ग अधिकार यात्रा के स्वागत के बाद मांग के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। समिति प्रदेशाध्यक्ष विकास नरवार ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन के उपवर्गीकरण का फैसला दिया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक, प्रशासनिक हर दृष्टिकोण से कमजोर जातियां वर्तमान में अनुसूचित और अनुसूचित जनवर्ग में सामाजिक रूप से अत्यधिक पिछड़ी हुई हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनवर्ग में ऐसी पिछड़ी हुई जातियों को राज्य सरकार के माध्यम से चिन्हित कराया था। उन्होंने मांग की कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन में उपजाति वर्ग के सर्वे के लिए राजस्थान सरकार एक राज्य स्तरीय कमेटी बनाए। कमेटी की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट को राज्यपाल को सौंपकर उन्हें यथास्थिति से अवगत करवाते हुए राष्ट्रपति से विचार विमर्श करने का आग्रह कर उपवर्गीकरण के लिए लोक अधिसूचना जारी करवाई जाए। 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ ने आरक्षण में उपवर्गीकरण के विषय में फैसला दिया कि जो वंचित जातियां हैं, जिनको सिर्फ नाम के लिए आरक्षण मिल रहा है लेकिन आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा, तो ऐसी जातियों को समीक्षा कर राज्य सरकार आरक्षण में ही कोटे में कोटा उपवर्गीकरण लागू करके उनको भी मुख्य धारा में लाने का काम करे। तो उस फैसले के बाद हरियाणा में और पंजाब में लागू हो गया, तेलंगाना में भी अभी 24 से 48 घंटे में लागू होने वाला है, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में भी कमेटियां बन गई है। हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये आग्रह करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि राजस्थान में भी जल्दी वर्गीकरण को लागू करें और 12 जनवरी 2025 को भरतपुर से वंचित वर्ग अधिकार रथ यात्रा उपवर्गीकरण की मांग को लेकर के और समस्त वंचित समाज को एक मंच पर लाने के लिए ये रथ यात्रा निकाली गई थी। भरतपुर से होती हुई कम से कम 37 से 38 जिलों में हम जा चुके हैं और कम से कम 20,000 किलोमीटर की यात्रा अब तक हो चुकी है। आज वार्ड नंबर 9 सेक्टर नंबर 12 में बड़ी धूमधाम से आदरणीय बड़े भाई साहब विकास जी नरवार साहब का पूरी टीम के साथ स्वागत किया गया। वार्ड के बुजुर्ग, वार्ड की महिलाएं द्वारा इनका भव्य स्वागत किया गया और आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। जो भाई साहब की जिन्होंने एक मुहिम चलाई, इस मुहिम को हम लास्ट तक मुख्यमंत्री के संबंधित
वहाँ तक पहुँचाएंगे जिससे समाज का भला हो सके। भाई साहब वाल्मीकि समाज से बिलोंग करते हैं, इनका व्यक्ति विशेष कोई नहीं है इसमें। तो ये कहते हैं जो वंचित परिवार है उनको हक और अधिकार मिलना चाहिए, इसी पे इनकी लड़ाई है, ये सारे समाज की लड़ाई है। जंक्शन के वार्ड 9 के बाशिंदे निराश्रित गोवंश की समस्या से परेशान हैं। दिन भर निराश्रित गोवंश व नंदी का वार्ड की गलियों में जमावड़ा रहता है। नंदी की आपसी जोर आजमाइश के चलते विशेषकर बच्चों और महिलाओं का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। कई बच्चे महिलाएं इन नंदी की चपेट में आकर चोटिल हो चुके हैं। वार्डवासियों की माने तो नगर परिषद अधिकारियों को कई बार अवगत करवाने के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। हनुमानगढ़, नगर परिषद हनुमानगढ़, नगर परिषद हनुमानगढ़। निराश्रित गोवंश की समस्या से परेशान वार्डवासियों ने शुक्रवार को वार्ड में एकत्रित होकर नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वार्डवासी आकाश ने बताया कि 2 साल में पूर्व में कई बार शिकायतें की गई। शिकायत करने के 1-2 दिन तक तो निराश्रित पशु वार्ड में नजर नहीं आते, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो जाता है। शिकायत करने पर नगर परिषद अधिकारियों की ओर से कहा जाता है कि आमजन वार्डों में इन निराश्रित पशुओं को हरा चारा डालते हैं, लेकिन अगर पशु वार्ड में आएंगे तो आमजन उन्हें चारा डालेगा। अगर वार्ड में निराश्रित पशु नहीं होंगे तो किसी प्रकार की शिकायत नहीं होगी। शुक्रवार को निराश्रित गोवंश ने एक बच्चे को टक्कर मारकर घायल कर दिया। इससे पहले एक गर्भवती महिला भी इन निराश्रित गोवंश की चपेट में आ चुकी है। उन्होंने बताया कि कुछ लोग अपने दुधारू पशुओं को दूध निकालने के बाद वार्ड में खुला छोड़ देते हैं। नंदीशाला के पंजीकृत पशु भी वार्ड में घूमते रहते हैं। वैसे तो हनुमानगढ़ शहर मिनी चंडीगढ़ बना हुआ है, लेकिन उनका वार्ड 9 पिछड़े गांव से भी बदतर बना हुआ है। उन्होंने नगर परिषद प्रशासन से मांग की कि पंजीकृत पशुओं को नंदीशाला में बंद किया जाए, साथ ही वार्ड में घूम रहे अन्य निराश्रित गोवंश को भी पकड़कर गौशाला में बंद करने की व्यवस्था की जाए। मैंने पूर्व में भी 3-4 बार शिकायतें की हैं, लेकिन शिकायत करने के उपरांत के 1-2 दिन के लिए पशु गायब हो जाते हैं, लेकिन वही हाल फिर हो जाता है। आज सुबह एक बच्चे को पशु ने चोट पहुंचाई है और यहाँ पे क्या है, एक प्रेग्नेंट लेडीज को भी चोट लगी है। और सिर्फ इन आवारा पशुओं के कारण लोग क्या करते हैं, दूध निकालते हैं, अपने पशुओं को छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या, नंदीशाला के आधे से ज्यादा गोवंश यहाँ पे है, जिनके कानों में क्या कुर्की लगी हुई है, लेकिन नंदीशाला ने क्या कर रखा है, कुर्की निकाल के और पशुओं को यहीं छोड़ रखा है। सभी पशुओं के कान भिले हुए हैं। तो मेरी नगर परिषद से यही गुजारिश है, निवेदन है कि जिन पशुओं की कुर्की लगी हुई है, जो पशु रजिस्टर्ड है, उनको उनकी जगह पे पहुंचाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रेणु ने बताया कि वार्ड की गलियों में निराश्रित पशुओं, विशेषकर नंदी का जमावड़ा रहने से छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पर लाने व घर छोड़कर आने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। आंगनबाड़ी केंद्र पर राशन प्राप्त करने के लिए गर्भवती महिलाएं भी आती हैं, उन्हें भी निराश्रित गोवंश के कारण समस्या होती है। कई बार निराश्रित गोवंश आपस में लड़ने लगते हैं। उनकी चपेट में आने से कोई भी बच्चा, पुरुष, महिला चोटिल हो सकते हैं। उन्होंने मांग की कि निराश्रित पशुओं को गौशाला में बंद किया जाए। दुधारू पशुओं को अपने घर में बांधकर रखने के लिए पशुपालकों को पाबंद किया जाए। मेरी ये जो शिकायत है ये पशुओं के लिए है, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी में बच्चे आते हैं, हमें बच्चों को ले जाने में और लाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और हमारी आंगनवाड़ी पे गर्भावस्था लेडीज भी आती है, अपना राशन लेने के लिए भी आते हैं, उन लोगों को भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। हम बच्चों को यहाँ से लाने ले जाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। कभी तो हम ऐसे बोलते हैं भी रुक के आना, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है बच्चों को। कई बार तो यहाँ पर पशु लड़ पड़ते हैं और यहीं पर लोग जब पशु इकट्ठे होते हैं तो यहीं पर नेराचारी डाल देते हैं, तो बिल्कुल भी रास्ता नहीं होता। और कई बार तो जैसे ट्रैफिक भी हो जाता है, जाम हो जाता है। हमें आंगनवाड़ी में ना इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है और स्कूल के अंदर भी काफ़ी बच्चों को जाने में प्रॉब्लम्स है जी। जिला कलेक्टर कानाराम के निर्देशन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा के मार्गदर्शन में जिले में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी के अंतर्गत शुक्रवार को जंक्शन के शहीद भगत सिंह चौक के नजदीक स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में फूड सेफ्टी के 2 प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए। इसमें किराना कारोबारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा दूसरे सत्र में मिठाई कारोबारी, पिज्जा, बर्गर, कैटर्स का कार्य करने वाले व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। जो वैसे लोग काम करते हैं, रेंट पे रहते हैं, वो भी ऐसे कुछ ना कुछ बात है, कहेंगे कितने साफ सफाई से बना, क्या मेंटेन किया गया, हाइजीन कोई तेल कौन सा था, हमें पता नहीं है। बस ये है कि हम गए, ऑर्डर दिया, पैसे दिया, खा लिए। तो ये चीजें हैं, इसी के लिए सुधार किया जा रहा है और इसीलिए ट्रेनिंग है। दूसरा, रेडी पट्टी वाले तो खाना बेचते हैं, स्ट्रीट फूड है, उनके लिए ट्रेनिंग है। जो छोटे रेस्टोरेंट है, फास्ट फूड है, ढाबा है, काम करते हैं, उनके लिए भी एक ट्रेनिंग है। रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आप लोग काम कर रहे हैं, सामान दिया, आपने लिया, आगे दिया, होलसेलर है, सेलर है, ऐसे लोगों के लिए आपके लिए भी ट्रेनिंग है। यानी कि इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो
सूचना मैं आपको दे रहा हूँ, बताया जा रहा है, एजुकेशन में हुए हुए जब हम बात करेंगे आगे, जब स्लाइड्स को देखेंगे ट्रेनिंग को, और कम्युनिकेशन जैसा बाबूजी ने अभी सब उठते ही बात करते करते सब मुझे अच्छी बात है पूछा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बात करके ओके। तो ये अब आप देख पा रहे हैं इसमें ये जो ट्रेनिंग है, फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण एवं प्रमाण पत्र, ये सभी को है। अगर पूरा आप देखेंगे घर से लेकर स्कूलों में भी ट्रेनिंग हो रही है, वर्क प्लेस जहां पे काम करते हैं वहां पे ट्रेनिंग है, न्यूट्रिशन है ना, भाई स्टूडेंट्स है उनको बताना है क्या खाना है, स्कूलों में भी इसलिए ट्रेनिंग दी जा रही है। फूड सेफ्टी सुपरवाइजर की ट्रेनिंग दी जा रही है। हनुमानगढ़ जिले के अंदर टोटल 10 बैच होने हैं। तो आज जो ये सेकंड बैच चल रहा है, कल गोलूवाड़ा में हुए थे, 72 पार्टिसिपेंट FBOs आए थे और उनको ट्रेनिंग दी गई थी। FSSAI से अधिकृत जो टीम यहाँ है उसमें विनय कुमार जी, सोनू कुमार जी ये ट्रेनर हैं और FBO को साफ सफाई और खाद्य वस्तुओं को रख रखाव और फीफो और फेफो के बारे में बताया जाता है, और एक्सपायरी आइटम वगैरह है वो वीकली चेक करते रहें, ये है। और इसके बाद में नेक्स्ट कल हनुमानगढ़ टाउन और टीबी में बैच रखे जाएंगे। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के नजदीक स्थित एक गांव में खड़ी गाड़ी का सैकड़ों किलोमीटर दूर भाटमाला रोड पर स्थित जैतपुर टोल प्लाजा पर टोल कट गया। जिस समय टोल कटा उस समय गाड़ी मालिक व उसका परिवार घूमने के लिए उत्तराखंड गया हुआ था, जबकि गाड़ी ताले में बंद घर में खड़ी थी। इस गड़बड़ झाले का पता चलने के बाद शुक्रवार को किसान प्रतिनिधियों ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों से मुलाकात की और व्यवस्था में सुधार की मांग की। निवेदन करना पीछे ना आया सब, ठीक है, आराम बोला रहे हो, जोर का बोला ना तो कान पाट जाएगा, काम लड़ गया माने थे, सुन ले रामू दिख के ला रहे हैं, पीछे क्या क्या गाड़ियां लोगों के घर पे खड़ी है, नहीं गाड़ियां आराम कर रही, ठीक है नहीं, गाड़ियां लोगों के घर पे खड़ी है, आप बोल ले रहे हो, आप बोल रहे हो, बात भी बदतमीजी से कर रहे हो, एक जना बोलो, नहीं पहले तो उधर बिठाएगा, उधर जाके बैठो, पहले बात की फिर यहाँ बैठ दिया, हमें बता दो तो किससे बात करें, 13 लगा दिया, ये तो पहले रिवर्स कर रहे हैं, बात पैसे की नहीं है, अव्यवस्था की है, पैसे की नहीं है। जब आपके जैतपुर जो टोल है ना, आप ये आपको माइंड करने वाली बात, आप जैतपुर टोल पे जो कर्मचारी आपके बैठे हैं उनसे आप थोड़ी रिफंड का मतलब नहीं है, ये अव्यवस्था है आपकी भाटमाला रोड की। कौन सी, ये तो ये कह रहे लोग नंबर प्लेट बदल रहे हैं, ये क्या व्यवस्था है आपकी, है ना। तो ये इस तरह से लूट जो ये भाटमाला सड़क पर चल रही है ये बंद होनी चाहिए, इस बात के हमने अवगत कराया है इनको। विवाद क्यों हो गया? विवाद तो क्या है कि साहब वो ये समझते हैं क्योंकि करोड़ों की सड़क है और इस तरह की एजेंसी में लोग हैं काम करने वाले जो आम भावना समझते नहीं है। पहले लोगों के पैसे नहीं दिए, जब लोग रो पिट के रह गए, मुआवजा बहुत कम मिला, फिर इतनी घटिया सड़क बनाई कि 100 किलोमीटर तक सड़क टूट जाए और इनके कोई जू नहीं रहेंगे। तो उन्होंने समझ रखा है कि यहाँ की जनता तो बोलती तो है नहीं, अपने लूट लेते हैं। ये सुनने को तैयार नहीं थे, जब सुनाया ना, जब समझे तो अब समझाने के काम हम करके आए। हमारा भाई है गुरबख्श सिंह सतीपुरा से, ये सारा परिवार के साथ में आज से 5-7 दिन पहले परिवार के समेत उत्तराखंड गए हुए घूमने के लिए बच्चे, और गाड़ी घर पे खड़ी थी, घर के लोग लगा के गए हैं। और उत्तराखंड जब इनके पास मैसेज आता है भी आपकी गाड़ी का टोल कट चुका है, तो उन्होंने पड़ोसियों को फोन किया भी मेरी गाड़ी कहाँ पे है, तो उन्होंने देखा तो गाड़ी तो घर पे खड़ी थी। तो घर पे गाड़ी खड़ी है और टोल उसका जैतपुर टोल प्लाजा पे कट रहा है। ये घटना कोई पहली घटना नहीं है। मेरी खुद की अगर मैं बात करूं तो आज कम से कम 2-3 महीने पहले मेरी खुद की गाड़ी का टोल कटा, मैंने अधिकारियों से बात की तो उन्होंने श्योरी फील किया। उसके बाद में फिर यही घटना चलती आ रही है। आज चलो ये भाई आया, पता नहीं हजारों लोगों के साथ में ऐसी घटना घटी होगी, क्योंकि हर आदमी ने ऑफिसों तक पहुंच नहीं पाता है। तो हम तो निवेदन करते हैं सभी लोगों से, अगर भारतमाला के ऊपर अगर आप चढ़ते नहीं है, आपकी गाड़ी बहुत नहीं चढ़ती है और उस पर टोल अगर गलत तरीके से कट रहा है तो उसका आप विशेष कर ध्यान रखें, क्योंकि अगर कल कोई ऐसी कोई घटना अगर घट गई, उसमें कोई नशीला पदार्थ गाड़ी में आ गया, 4 नंबर की गाड़ी आई और आपका टोल कटा, तो उसके जिम्मेवार आप खुद हो। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है।
ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। दोषी जल उपयोक्ता संगम अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर गोलूवाला नेवादान के किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बलवीर सिहाग निवासी गोलूवाला ने बताया कि उसने व माधव दद्रवाल ने जल उपयोक्ता संगम अध्यक्ष BK 104 मोहनलाल जांगू के खिलाफ जब 23 JRK में गलत बारियां बांधने की शिकायत सिंचाई विभाग के अधिकारियों से करीब 3 साल पहले की थी। रूल और रेगुलेशन से हटकर अनकमांड जमीन को कमांड कर दिया गया, जो कानूनी अपराध है। इसके लिए पैसे भी लिए गए हैं। 23 JRK में जो बारी बंदा की एक मैंने और मेरे दोस्त ने एक एप्लीकेशन लगाई थी, भी उन्होंने अध्यक्ष उपभोक्ता संगम BK 104 मोहनलाल जंगू ने गलत बारियां बांध दी, अनकमांड ज़मीन को कमांड कर दिया, रूल और रेगुलेशन से हटकर, जो कि ये बहुत ही कानूनी अपराध है। और इसके ज़रिए इन्होंने पैसे लेके भी काम किया है। अनकमांड ज़मीन को कमांड कर दिया, CCA इन्होंने बढ़ा दिया, रकबा बढ़ा दिया। तो हमने विभाग में लगातार 3 साल से इसकी प्रक्रिया में चल रहे हैं। विभाग ने इसको दोषी करार दे दिया प्रथम दृष्टया रखते हुए, परंतु विभाग राजनीति दबाव में आकर इसको काफ़ी समय से लटका रहे हैं कार्यक्रम को, जिससे राज कार्य में हानि हो रही है। और राज कार्य का ही मामला है, ये सरकार को ही लाभ है इससे। और आने वाले दिनों में अगर ये होता है तो आम किसानों को बारी बराबर मिली जाएगी। हाँ, मैं मिला था, कल ही मिल के गया था। उससे पहले मैंने ADM साहब को भी 2 नोटिस दिए हैं। मैंने उनको कहा है अभी प्रार्थना पत्र ये भी इसमें ये कार्रवाई नहीं हो, तो उन्होंने भी उसको लेटर चलाया। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने मेल किया है और चीफ सेक्रेटरी साहब को भी मेल किया है। और अभय कुमार जी जो ACS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं इनके वाटर रिसोर्स के, उनको भी मैंने मेल किया है पर्सनली। डिविजनल कमीशन साहब को भी मैंने मेल किया, जो मैंने आपको संलग्न एक ज्ञापन में भी दिया है। तो इसके तहत ये मामला थोड़ा सा राज्य सरकार का है, इसमें राज्य हित का। तो मैं चाहता हूँ भी पत्रकार बंधुओं से भी इसको तुरंत से राहत प्रदान की जाए किसानों के। वार्ड में रिकॉर्ड अनुसार सड़क का निर्माण करवाने की मांग को लेकर जंक्शन के वार्ड 54 निवासी एक व्यक्ति शुक्रवार को कलेक्टर के पास पहुंचा। वार्ड 54 निवासी दयाराम ने बताया कि वार्ड में वीर सिंह के घर से लेकर 100 फुट रोड तक नगर परिषद रिकॉर्ड अनुसार 60 फीट चौड़ी सड़क है, जबकि वर्तमान में मात्र 13 फीट में ही डामरीकरण सड़क का निर्माण करवाया हुआ है, जो नियमों के विपरीत है तथा नागरिकों और नगर परिषद की ओर से सड़क की जगह पर कब्जा करने का मौका दिया जा रहा है। मैं सेक्टर 6 का वार्ड नंबर 54 का निवासी हूँ, हनुमानगढ़ जंक्शन का। अब समस्या ये है कि हमारे यहाँ हमारे गेट के आगे से जो रोड बन रही है, उस रोड की चौड़ाई 60 फुट है और 60 फुट के बजाय वहाँ 13 फुट ही रोड बनाई हुई है। और 13 फुट रोड बनने के बाद में साइड में अब क्या है कि इंटरलॉकिंग चौके लग रहे हैं, जो कि ऊपर नीचे लगा रहे हैं। अब वो भी क्या है कि उसका लेवल क्या है कि बराबर नहीं कर रहे हैं। और वो क्या है कि ऊपर नीचे लगाने से समस्या ये है कि एक दूसरे का पानी है, वो क्या है कि गंदा पानी, वो क्या है दूसरे के घर के आगे आकर के रुक जाता है। मेन समस्या एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि हमारे क्या है कि लगभग 500 मीटर में नाली बनी हुई है और नाली का निर्माण भी वो कराया हुआ नहीं है। ठीक है, एक तो रोड की चौड़ाई, एक नाली और एक जो चौके जिसमें इंटरलॉक लगाए हुए हैं, वो क्या है कि पूरी चौड़ाई के अंदर 60 फुट में नहीं लगा करके और उनसे ऊपर नीचे भी लगाए हुए, ये समस्या। नोहर पंचायत समिति के सामने किसान सोलर एंड इलेक्ट्रिक का विधिवत शुभारंभ हुआ। नए प्रतिष्ठान का उद्घाटन विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता बाबूलाल सेरवी ने किया। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित जनों को PM सूर्य सोलर योजना के संबंध में विशेष जानकारी देते हुए उसका लाभ उठाने की बात कही। ये PM सूर्य घर योजना
और सोलर किसान इलेक्ट्रिक एंड सोलर के नाम से हमने प्रतिष्ठान खोला है। हमारा उद्देश्य है कि अपने पूरी नौहर क्षेत्र में घर घर सोलर उपलब्ध करवा के जो बिजली का संकट है उसको दूर करना है और जो जेब का भी संकट है बिल के रूप में उसको भी कम करना है। जैसे अपना बिजली का प्रोडक्शन करेंगे तो वो बिजली निगम खरीदेगा उसको और उससे घर की बिजली का बिल कम आएगा, इतना कम आएगा कि आप नए के बराबर बिल आएगा बिल्कुल। और आम नॉर्मल आदमी 2 किलोवाट और 3 किलोवाट का भी लगाएगा तो बिजली का बिल शून्य हो जाएगा। और ये मान के चलो आप 2 साल बिजली का बिल भरते हो, इतने में आपका सोलर लग रहा है और 25 साल काम करेगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।